गेट रेडी टू बी इंस्पायर्ड दिस न्यू ईयर, क्योंकि हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने जा रहे हैं जो 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारत में भरोसे, इनोवेशन और प्रेरणा का प्रतीक है। यह कहानी है सपनों, संघर्ष और सफलता की। यह कहानी है टाटा ग्रुप्स की, जिसने न केवल भारत को बदल दिया बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। 150 साल पहले जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और औद्योगिक क्रांति की लहरें यहां तक पहुंची नहीं थीं, एक युवक ने भारत के भविष्य की नई परिभाषा लिखने का सपना देखा। उनका नाम था सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जमशेदजी एक साधारण व्यापारी परिवार में जन्मे, लेकिन उनकी सोच साधारण नहीं थी। जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में काम करना शुरू किया। वे समझते थे कि असली समृद्धि तभी आती है जब देश आत्मनिर्भर हो। इसी सोच के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपये की पूंजी से टाटा ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना और अपना व्यापार शुरू किया। जमशेदजी का सफर आसान नहीं था। जमशेदजी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था एक कपड़ा मिल की स्थापना। 1874 में उन्होंने 1,50,000 रुपये की पूंजी से सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी। 3 वर्षों की मेहनत के बाद 1 जनवरी 1877 को जब क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, उसी दिन नागपुर में एम्प्रेस मिल्स का उद्घाटन हुआ। लेकिन एम्प्रेस मिल्स केवल उत्पादन तक सीमित नहीं थी। जमशेदजी का मानना था कि किसी भी उद्योग की असली ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। एम्प्रेस मिल्स में उन्होंने कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, बीमा योजनाएं और पेंशन जैसे लाभ उपलब्ध करवाए। उन्होंने अपने कामगारों के लिए ऐसे लाभ और सुविधाएं शुरू की जो उस समय दुनिया में भी दुर्लभ थीं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी कि कर्मचारी का जीवन केवल काम तक सीमित न हो। उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की। मिल परिसर में स्कूल और सामुदायिक केंद्र भी बनाए गए। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, जब उद्योगपति आमतौर पर श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान नहीं देते थे। जमशेदजी के इन कदमों ने न केवल एम्प्रेस मिल्स को एक आदर्श कार्यस्थल बनाया, बल्कि यह दुनिया के अन्य उद्योगों के लिए भी एक मिसाल बन गई। जमशेदजी टाटा केवल व्यवसायी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे। उनकी सोच भारत के औद्योगिक, ऊर्जा और शैक्षिक भविष्य को लेकर स्पष्ट और क्रांतिकारी थी। उन्होंने छोटा नागपुर की पहाड़ियों में लोहे और कोयले के भंडार खोजने के लिए सर्वेक्षण शुरू करवाया। उनके सपनों में भारत की अपनी एक आयरन और स्टील फैक्ट्री थी। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के विशेषज्ञों से संपर्क किया और भारत में स्टील उद्योग की नींव रखने की योजना बनाई। यह वही सपना था जिसने बाद में जमशेदपुर और टाटा स्टील को जन्म दिया। जमशेदजी के ये 3 महान सपने, स्टील, ऊर्जा और शिक्षा, उस समय के लिए अद्वितीय थे। लेकिन हर महान सफर के लिए समय और सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। 1904 में जमशेदजी टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वह अपने सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख सके, लेकिन उन्होंने एक विरासत छोड़ी, एक ऐसी नींव जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाया और भारत के इतिहास में सुनहरे पन्ने जोड़े। 1904 के शुरुआती दिनों में जब जमशेदजी टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनके सपनों की विरासत एक नए हाथों में थी। उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा ने न केवल अपने पिता के सपनों को समझा, बल्कि उन्हें साकार करने की जिम्मेदारी भी उठाई। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन दोराबजी का विश्वास अटूट था। उनके लिए यह केवल एक व्यवसाय नहीं था, यह भारत के भविष्य की नींव थी। दोराबजी का सबसे बड़ा योगदान था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 में उनके नेतृत्व में यह कंपनी जमशेदपुर में स्थापित हुई। इसे नाम मिला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। कहते हैं, स्टील प्लांट के लिए सही जगह ढूंढने में दोराबजी ने जंगलों और पहाड़ों में महीनों तक यात्रा की। जब पहली बार लौह और कोयले के भंडार की पुष्टि हुई, तो उन्होंने इसे भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा। जमशेदपुर में उन्होंने न केवल एक फैक्ट्री बनाई, बल्कि एक पूरा शहर बसा दिया। टाटा वर्कर्स के लिए घर, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन के साधन। इस शहर को आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा स्टील न केवल भारत का, बल्कि एशिया का पहला बड़ा निजी स्टील प्लांट बना। 1912 में यहां से पहला स्टील का उत्पादन हुआ, लेकिन उनकी सोच सिर्फ स्टील तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के जल विद्युत परियोजना के सपने को भी साकार किया।
दोराबजी के प्रयासों से 1915 में टाटा पावर की स्थापना हुई, जिसने भारत को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान की। और शिक्षा के क्षेत्र में दोराबजी टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह संस्थान भारतीय विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बन गया। IISc की नींव ने भारतीय वैज्ञानिक सोच को नया मोड़ दिया और इसकी उपलब्धियों ने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति दिलाई। दोराबजी टाटा की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप 1933 में महान भौतिक विज्ञानी C रमन को भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले भारतीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रमन का कार्य IISc को वैज्ञानिक शोध के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुआ। यहाँ के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, पैराम और हंसा विमान जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया, जो भारतीय विज्ञान की दुनिया में क्रांति लेकर आए। 1924 में उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के लिए दान कर दिया, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए काम करता है। 1932 में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब तक टाटा ग्रुप भारत की औद्योगिक और सामाजिक प्रगति का प्रतीक बन चुका था। जब 1932 में सर दोराबजी टाटा का निधन हुआ, तो उनके बेटे JRD टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। JRD टाटा का विमानन के प्रति प्यार और उनकी दूरदृष्टि ने भारत में एक नया अध्याय लिखा। 1929 में वह भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त कमर्शियल पायलट बने और इस क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो न केवल भारत की पहली एयरलाइन बनी, बल्कि भारतीय विमानन के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन JRD टाटा की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। 1932 में उन्होंने भारत की पहली एयर मेल सेवा शुरू की, जो कराची से मुंबई के बीच संचालित हुई। यह पायलट द्वारा उड़ाई गई पहली एयर मेल सेवा थी और इसने भारतीय विमानन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह एयरलाइन, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई, उस समय का सबसे बड़ा प्रतीक थी। JRD टाटा के लिए यह केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह देश के लिए एक मिशन था। 1941 में और भी साकार हुआ जब उन्होंने टाटा स्टील के लिए पहली IPO लॉन्च की। यह IPO 2 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जुटाने में सफल रही और इस पूंजी से टाटा स्टील ने अपना उत्पादन बढ़ाया और वैश्विक बाजार में कदम रखा। यह कदम टाटा समूह की ताकत को और बढ़ाने वाला था। इस पूरे सफर में JRD टाटा ने केवल उद्योग को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया। टाटा एयरलाइंस से लेकर टाटा स्टील और टाटा पावर जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान ने भारतीय उद्योग को एक नई ऊंचाइयां दी। अगर जमशेदजी टाटा ने भारत के उद्योग की नींव रखी, तो उनके पोते JRD टाटा ने उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 29 नवंबर 1993 को JRD टाटा का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो इनोवेशन, ट्रस्ट एंड रिसर्च का बीज बोया था, वह हमेशा जीवित रहेगा। 1991 भारत में एक नया युग आ रहा था। एक युवा और दूरदृष्टि वाले नेता ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। वह थे सर रतन टाटा, जिनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने न केवल टाटा समूह को नए आयाम दिए, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 2004 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के लिए IPO लॉन्च किया, जिसने 5,420 करोड़ रुपए जुटाए। यह उस समय का सबसे बड़ा IPO था और TCS को भारत की सबसे मूल्यवान IT कंपनी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका का निर्माण किया। 1998 में लॉन्च हुई इंडिका भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार थी। इंडिका का नाम इंडिया और कार के संयोजन से लिया गया था, जो भारत की स्वदेशी उद्योग और मूल्य को दर्शाता था। इंडिका के निर्माण के लिए रतन टाटा ने पुणे में टेल्को के कारखाने में एक स्वतंत्र असेंबली लाइन स्थापित की, जो 6 एकड़ में फैली हुई थी। यह परियोजना भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांतिकारी कदम था, जो भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता को प्रदर्शित करता है। 2008 में रतन टाटा ने एक और सपना देखा, दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का। यही सपना था टाटा नैनो। यह एक ऐसी कार थी जो हर भारतीय परिवार के लिए किफायती हो। नैनो के डिजाइन और निर्माण में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना पेश किया गया, लेकिन इसे जिस तरह से सबसे सस्ती कार के रूप में प्रचारित किया गया, उसी ने इसके भविष्य को प्रभावित किया। भारत में कार केवल एक वाहन नहीं है, यह एक स्टेटस सिंबल भी है।
और इस धारणा के कारण नैनो को खरीदने से लोग झिझकने लगे। इसकी मार्केटिंग रणनीति ने नैनो की छवि को कमजोर कर दिया और वह एक बड़ी सफलता नहीं बन पाई। लेकिन यह कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। रतन टाटा का यह प्रयास दिखाता है कि उनके लिए इनोवेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा प्राथमिकता रहे। उनकी वैश्विक दृष्टि ने टाटा समूह को लैंड रोवर और जगुआर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का मालिक बनाया। 2008 में इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यही नहीं, सर रतन टाटा की दूरदृष्टि ने टाटा स्टील को भी वैश्विक बाजारों में पहुंचाया। 2007 में उन्होंने कोरस स्टील को खरीदकर टाटा स्टील को दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक समूहों में एक बना दिया। सर रतन टाटा की यह यात्रा न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि भारत के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपने ठोस कदमों से एक मजबूत पहचान बनाई और अपनी समृद्धि को और बढ़ाया। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया और उनका यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका नाम भारतीय उद्योग जगत में एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज रहेगा जिन्होंने उद्योग को एक नई दिशा दी और समाज के लिए काम करने का अपना आदर्श प्रस्तुत किया। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह और टाटा ट्रस्ट्स के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह अध्याय था नोएल टाटा का, जो रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष बने। नोएल टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि रतन टाटा द्वारा शुरू किए गए कार्यों को नई दिशा और गति मिले। टाटा समूह की यह यात्रा केवल व्यापारिक सफलता की नहीं, बल्कि एक ऐसी दृढ़ विश्वास की कहानी है जिसने समाज और राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता दी। प्रत्येक अध्यक्ष ने टाटा समूह को न केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाया, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और देश के लिए समर्पण की मिसाल भी पेश की। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि लगातार आगे बढ़ रही है, हर नए अध्याय के साथ एक नई ऊंचाई को छूने के लिए। यह थी टाटा समूह की अद्भुत यात्रा, जो समाज, राष्ट्र और वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।